हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन वाला चैप्टर। ये इसका पार्ट 3 है। सो हम पढ़ेंगे अनुकूली विकिरण क्या है, यानी डाइवर्जेंट यानी अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो क्या है। तो जो डार्विन है वो अपनी जो शिप है HM बीगल पे गए, तो वो पहुँचे गैलापागोस आइलैंड्स पे। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं, जो वहाँ पे प्राणी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। तो एक छोटी चिड़िया काले कलर की, जिसको अब हम डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं, उसमें जो है बहुत सारे जो है वेरिएशंस अवेलेबल थे वहाँ पे, यानी बहुत तरह की वो वैरायटी ऑफ फिंचेस जो है वहाँ पे थी, सेम एक ही जगह पर। तो एक ही उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंचें भी पाई जाती हैं, और ये जितनी भी ये यहाँ पे वो इमेजिन कर सकते थे वो सारी वहाँ पे थी। तो ये जो फिंचेस है ये पहले हर्बीवोरस रही होंगी, यानी वेजिटेरियन फिंचेस रही होंगी, और फिर उनकी बीक जो है वो इस तरह से चेंज हो गई कि वो इंसेक्ट्स भी खा सकती थी। तो ये अब जो है इंसेक्टिवोरस बन गई। तो ये जो है चेंजेस आए उनमें, और उनकी जो है अलग अलग प्रकार की चोंचें जो है वो देखने को मिली। तो ये सारे डार्विन फिंचेस है, और यहाँ पे सबकी जो बीक है वो अलग टाइप की है। कुछ इसमें से जो है वो फ्रूट ईटर्स हैं, कुछ इंसेक्ट ईटर्स हैं। तो इस तरह से ये जो चेंज है ये इनमें देखने को मिला। सो जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, तो इसमें क्या है कि एक जो अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो क्या होता है कि एक जोग्राफिकल एरिया से जो है इवोल्यूशन स्टार्ट होना, एक इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, और फिर वो वहाँ से जो है दूसरे जगहों में फैल जाना, यानी दूसरे जो जोग्राफिकल एरियाज़ है वहाँ पे जो है चला जाना। तो जैसे विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को जो है हम क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण यानी अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो ये जो डार्विन की फिंचेस है ये रिप्रेजेंट करती हैं इस फिनोमेना को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारी जो है इनमें अलग अलग तरह के जो है अडेप्टेशंस हो गए, अलग अलग तरह की जो है बीक्स वगैरह डेवलप हो गई। और एक और एग्जांपल है इसका, वो है जो ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, यानी जो शिशुधानी प्राणी हैं, उनमें से जो अधिकांश मार्सुपियल है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। उनके पूर्वज प्रभाव से जो है ये विकसित हुए हैं, और सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही आते हैं सारे के सारे, यानी कि जितने भी मार्सुपियल्स पाए जाते हैं वो वहीं पे हमको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो इनका ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक। लेकिन अब इनमें जो है मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो अपीयर होता है अकर्ड इन द आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे अलग थलग है, तो जाहिर सी बात है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जैसे अपरास्तनी भेड़िया, तस्मानी वुल्फ, ये एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें जो है विकास है वो अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करता है, यानी इवोल्यूशन जो है इनमें अडेप्टिव रेडिएशन वाला है। तो यहाँ एक जो है डायग्राम दे रखा है अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे शिशुधानी विकिरण, तो यहाँ पे ये तस्मानी भेड़िया है, ये शकरा ग्लाइडर है, शुगर ग्लाइडर है, ये मार्सुपियल मोल है, चुचुंदर, कोआला है, बैंडिकूट है, बॉम्बट है, और कंगारू है, शिशुधानी चूहा है, परित चोटीदार जो परित चींटीखोर है यानी बैंडेड एंट ईटर है, और ये बाघ बिल्ली यानी टाइगर कैट। तो ये जो है डिफरेंट हो गए इवोल्यूशन से। और जब ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है ये, यानी अनुकूली विकिरण है, ये अलग अलग जगह पे जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अगर ये प्रकट होता है तो इसे हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अभिसारी विकास कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स जो है हमने देखे थे कि अपरास्तनी जो भेड़िया है, और जो वुल्फ है, तस्मानी वुल्फ है, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो जैव विकास जो है, यानी जो प्राकृतिक वर्ण है, ये तब से ही स्टार्ट हुआ होगा जब से सेल्यूलर फॉर्म जो है
वो जब से बनी है तब से इन डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, जब से ये ओरिजिनेट हुई है अर्थ में, जब कोशिकी रूपों में ही जो है इसका जो नेचुरल सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जो डार्विन की जो सिद्धांत है उसका ये मूल तत्व है कि प्राकृतिक जो चुनाव है यानी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी है डार्विन ने। और यहाँ पे जो रेट है अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स, ये लिंक्ड होती है कि लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन कितना है उस पर्टिकुलर एनिमल का। तो जीवन अवधि और जीवन चक्र से जो है ये जो स्वरूप के प्रकटन है इसकी दर जो है उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि रोगाणु जो है, बैक्टीरिया वगैरह, वो फास्ट माइक्रोब्स वगैरह जो फास्ट डिवाइडिंग होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा, और विद इन आवर्स जो है कुछ ही घंटों में वो मिलियन जो है वो बन जाते हैं, यानी करोड़ों व्यष्टि यहाँ पे बन जाएगी। मान लो हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमने एक कॉलोनी बैक्टीरिया की, उसको मान लिया हमने ए कॉलोनी, और इसको हमने एक मीडियम दिया जिसमें ये एक माध्यम में ये बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे भोजन पदार्थ एक घटक का उपयोग करने की जो है यहाँ पे क्षमता नहीं है यहाँ पे। ये एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट जो है ये बिल्ट इन वेरिएशंस होती हैं इनमें। अब हमने क्या किया कि उस कॉलोनी ए का जो मीडियम है वो चेंज कर दिया, जो उसका न्यूट्रिशन मीडियम था वो चेंज कर दिया। तो अब वो जो कॉलोनी वहाँ पे बदलेगी, जो ये बदलाव है, विशेष बदलाव, जीव संख्या जो है, केवल वह अंश सामने लाएगा जो इस नई परिस्थिति में जो है उत्तर जीवित रह सकते हैं, यानी इसके प्रति जो है वो अडेप्ट हो सकते हो, वही जो है कॉलोनी यहाँ पे सरवाइव करेगी। और तो हमने उसको कॉलोनी बी कह दिया। तो ये जो पॉपुलेशन है कॉलोनी बी की, ये इतनी ज़्यादा ग्रो होगी कि जो पहले वाली है उसको आउटनंबर कर देगी और एक न्यू स्पीशीज़ की तरह जो है ये प्रकट हो जाएगी, नई प्रजाति के रूप में ये प्रकट होती है। तो ये कुछ दिनों के अंदर ही हो जाता है माइक्रोब्स का, कि न्यू स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हो गई है। लेकिन यही अगर हम जो है मछली या फिर कुक्कुट या इंसानों का देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है लाखों वर्ष जो है वो लग जाएंगे। तो क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, जो जीवन की अवधि जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि जीवन की अवधि जितनी ज़्यादा होगी उसको चेंज होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ हमने देखा कि जब हमने मीडियम चेंज कर दिया तो ए की बजाय जो बी है वो ज़्यादा जो है अडेप्टिव थी, वो बेटर जो है उसने जो है सरवाइव करवाई इस न्यू कंडीशन में। तो वो उसने नेचुरल सिलेक्शन किया है वहाँ पे, उसका सिलेक्शन जो है नेचुरल जो है वो फिटनेस को सेलेक्ट करती है, और वही जो ऑर्गेनिज्म जो फिट हों, जो सरवाइव कर पाए, वही आगे जो है रिप्रोडक्शन कर पाते हैं और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा पाते हैं। ये जो उपयुक्तता है उन विशेषताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती है। अब जो चयनित होने और विकास हेतु निश्चित एक आनुवांशिक आधार जो है यहाँ पे होना चाहिए कि हमने जो है सेलेक्ट कर लिया, अब इवॉल्व हो गए, तो यानी ये जो सेम जो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ये बेटर अडेप्ट होते हैं टू सर्वाइव इन अदरवाइज जो होस्टाइल, जो उनके अनुकूल जो प्रतिकूल वातावरण है वहाँ पे वो बेटर अडेप्टेशन कर पा रहे हैं। तो ये अडेप्टिव एबिलिटी जो है वो इनहेरिट हो जाती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक जेनेटिक बेसिस है इसका कि फिटनेस जो है वो एंड रिजल्ट होता है ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। उसके बाद जो है वो है शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण जो है, यानी ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, जो ये दो की कॉन्सेप्ट है डार्विन की जो थ्योरी है, उसके जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है डार्विन ने, उसके ये जो है बेसिक टू की कंपोनेंट्स है ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रांचिंग डिसेंट हुआ है एक तो, और दूसरा जो है नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। तो डार्विन से भी पहले जो है लेमार्क थे एक, और लेमार्क ने कहा था कि जो जीवों का विकास जो हुआ है वो यूज़ और डिसयूज़ जो है, यानी अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक जिराफ जो है पहले उसकी गर्दन छोटी होती थी, लेकिन जब नीचे की सारी वेजिटेशंस उसने खा ली तो अब उसकी जो पेड़ पे जो वेजिटेशन थी उसको खाने के लिए जो है धीरे धीरे उनमें अडेप्टेशन हुआ और उनकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई। लेकिन ऐसा जो है ये जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये इनहेरिट नहीं होता, तो ये जो थ्योरी है वो फेल हो गई। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लड़कियों के कान जो है वो छिदे होते, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके कान छिदे हुए नहीं होते।
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लोहार जो होता है तो उसकी मसल्स बनी होती है, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं उनकी नहीं बनी होती, उनको भी बनानी पड़ती है। ये जो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो लेमार्क की जो थ्योरी है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, इसको जो है डिस्कार्ड करती है। इवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट है एक प्रोसेस का। ये जो है जो हम आज की जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वो इनएनिमेट हो या एनिमेट हो, यानी अचेतन या चेतन हो, तो ये केवल विकास की क्रमिक कहानी ही है, यानी एक सक्सेस स्टोरी है ये इवोल्यूशन की। जब हम डिस्क्राइब करते हैं इवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस, तो हम दूसरी तरफ ये भी डिस्क्राइब करते हैं जो स्टोरी लाइफ है, अर्थ ऑन अर्थ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी जब पृथ्वी पर जीवन की कहानी का भी वर्णन करते हैं हम, तो ये हम विकास की प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम की परिणामों की जो है हम व्याख्या करते हैं यहाँ पे। जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको हम यहाँ पे जो है उसका हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि जो इवोल्यूशन है और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस है या फिर इस प्रोसेस अननोन जो प्रोसेस है उसका ये एंड रिजल्ट है। तो ये एक और साइंटिस्ट हुए थे, मैल्थस, थॉमस मैल्थस। इन्होंने कहा था कि डार्विन को इन्होंने ही प्रभावित किया होगा शायद, क्योंकि इन्होंने जो है प्राकृतिक चुनाव कुछ कहा था कि खास प्रक्षेपणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। तो इन्होंने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित है, जो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेस्ड होता है ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होती है इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, यानी कुछ जो उनके सीजन्स होते हैं उनमें वो जो है वो ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वेरी करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि दो इंडिविजुअल जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के अलग अलग होते हैं, दो समसृष्टियों में समसृष्टियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। तो जीव संख्या के सदस्य विशेषताओं में भिन्न होते हैं, लेकिन अगर हम जो उनको देखें तो वो एक जैसे ही लगते हैं। ये अधिकतर जो विविधता है ये वंशागत होती है, यानी ये जो वेरिएशंस है ये इनहेरिटेड होती हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉपुलेशन साइज जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी अगर हर एक प्राणी जो है वो रिप्रोड्यूस करे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक, यानी अधिकतम जो है प्रजनन करें। जैसे बैक्टीरिया के जीवों में जो वृद्धि को हम देख सकते हैं कि वो विद इन आवर्स जो है वो करोड़ों जो है बन जाते हैं। ये जो पॉपुलेशन साइज़ है ये थ्योरेटिकली जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है अगर वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करें, लेकिन ये इन रियलिटी जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसके लिए प्रतियोगिता होती है। तो एक ही पॉपुलेशन जो है सारे रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए उसको दूसरी जो है उससे लड़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड रहती है, उसकी साइज़ जो है वो बढ़ती नहीं है। तो कुछ जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। उत्तर जीवित रह पाते हैं जो कि स्वयं नहीं फल फूल या उन्नति कर सकते हैं, उनकी कीमत पर जो है वो सर्वाइव करते हैं। डार्विन की न्यूनता और वैचारिक प्रगल्भता जो है अंत विचारित ये था कि उन्होंने दावा किया था जो विविधताएं हैं वो वंशागत होती हैं और कुछ एक के लिए जो है संसाधनों की उपयोगिता को जो है वो बेहतर बनाती है, जैसे कि पर्यावरण से जो है बेहतर अनुकूलन करती हैं, वो अडेप्टेशन करती हैं। ये डार्विन ने कहा था जो ये चेंजेस हैं इनमें वो इनहेरिटेड है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जाते जाएंगे और उस जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसको ये जो उनके डार्विन का कहना था कि ये जो विविधता हैं ये वंशागत होती हैं और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र होती रहती है और उनको जो है बेहतर बनाती है अनुकूलन के लिए, जैसे कि पर्यावरण से अनुकूलन के लिए। तो ये इस तरह से जो यूटिलाइज़ कर पाते हैं रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी जो है संतति अधिकाधिक संतति जो है वो छोड़ के जाते हैं। इस प्रकार से एक समयावधि के दौरान बहुत सारी जो पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियों के बाद जो उत्तरजीवी अधिकाधिक संततियाँ छोड़ के जाएंगे और ये जो जीव संख्या की जो विशेषता है उसमें एक बदलाव होंगे और इस तरह से जो पैदा होने के लिए जो है नए जो स्वरूप हैं वो अपीयर होंगे,
यानी न्यू फॉर्म्स जो है वो अपीयर होंगे टू अराइज। सो इस तरह से जो है नई स्पीशीज़ जो है वो बनती हैं इवोल्यूशन से। और मैकेनिज़्म क्या है इवोल्यूशन की, यानी विकास की जो क्रियाविधि है वो क्या है। विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है ये हम देखेंगे। जब मेंडल जो है उन्होंने बताया कि इनहेरिटेबल फैक्टर्स जो हैं, मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया है, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। इनहेरिटेबल फैक्टर, उन्होंने जीन्स को फैक्टर्स कहा था, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं फिनोटाइप को, जो दृश्य प्ररूप है उसको प्रभावित करते हैं। तो डार्विन जो है उन्होंने शायद या तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर इस पे जो है वो चुप्पी साधी होगी। तो 20वीं सदी के जो प्रथम दशक में जो ह्यूगो डीवरीज है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इवनिंग प्राइम रोज पे और बताया कि म्यूटेशन होता है। उन्होंने इस पे काम करके म्यूटेशन जो है उसके विचार को, यानी उत्परिवर्तन जो है इसके विचार को आगे बढ़ाया। तो म्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि सडन जो है चेंज आ जाए, यानी जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन जो है वो म्यूटेशन होते हैं। तो इनका मानना था कि म्यूटेशन जो है वो एक्चुअल रीज़न है इवोल्यूशन का, ना कि वो माइनर वेरिएशंस जो हेरिटेबल हैं, जो डार्विन ने कहा था वो नहीं है इवोल्यूशन का बेसिस, जबकि उन्होंने म्यूटेशन को जो है इवोल्यूशन का बेसिस बताया। क्योंकि यहाँ पे जो है सडन चेंज आ रहे हैं, माइनर चेंजेस से जो है स्पीशीज़ नहीं बदलती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो उत्परिवर्तन है वही विकास का कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं। उत्परिवर्तन जो है वो यादृच्छिक और दिशाहीन होता है, यानी ये जो है रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। जबकि जो डार्विन ने जो वेरिएशन कही थी वो छोटी छोटी होती है और दिशावान होती है, यानी डायरेक्शनल होती है। इवोल्यूशन जो है डार्विन के लिए क्या था कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जबकि जो डीवरीज है उनके अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति यानी उस स्पीशीज़ की उत्पत्ति का कारण है। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो है वो कॉज्ड है स्पेसिएशन का, इसलिए इसको इन्होंने कहा सॉल्टेशन, यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम जो है इन्होंने बताया यहाँ पे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो है। अब है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। तो ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। एक गिवन पॉपुलेशन में हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है कि एक जीव संख्या में एलील, यानी जो युग्म विकल्पी हैं, एलील्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है अकर होने की आवृत्तियाँ और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो है ये निरंतर रहते हैं, यानी ये फिक्स रहते हैं और सेम रहते हैं थ्रू आउट द जनरेशन। हार्डी विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाई है, यहाँ पे इन्होंने बनाई है और उससे एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसीज जो है अनुवांशिक संतुलन, इसको हम जो जीव कोश है उसमें कुल जीव संख्या में जीन है वो युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तनीय जो है रहते हैं। यहाँ पे जो जीन पूल है, यानी टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, ये कांस्टेंट रहता है, इनका ये कहना है। और पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम फॉर जनरेशन टू जनरेशन, ये भी इन्होंने कहा है। और इसलिए जब वो कांस्टेंट रहेगी तो वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम, अनुवांशिक संतुलन कहते हैं इसको हम। ये हमेशा जो है 1 होगा, यानी इन सब जो फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल है, ये अलील आवृत्तियाँ जो है 1 होती हैं, तो सम टोटल है वो 1 होगा। इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसीज है, फॉर एग्जांपल हमने जो है उन फ्रीक्वेंसीज को नाम दे दिया P और Q कहा है, ठीक है। तो द्विगणित में P Q एलील, एक P के लिए हमने कैपिटल A ले लिया और स्मॉल a ले लिया हमने Q के लिए, तो की आवृत्तियों का जो ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक जीव संख्या में a की आवृत्ति जो है हम p स्क्वायर से डिनोट कर देंगे, क्योंकि a से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो प्रोबेबिलिटी है एक एलील a की विद फ्रीक्वेंसी ऑफ p अपीयर ऑन बोथ ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे हो रहा है एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा ही जो है q के लिए होगा, यानी स्मॉल के लिए तो q स्क्वायर हो जाएगा, और a के लिए जो है ये 2pq हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन में, तो p स्क्वायर प्लस 2q
2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और ये जो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है, ये जो बायनोमियल इक्वेशन है ये, उसका ये एक्सपेंशन है। सबने पढ़ा होगा ये। तो जो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है ये डिफ़र करती है फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, और ये डिफरेंस जो है वो इंडिकेट करता है एक्सटेंड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। सो ये जो नापी गई आवृत्ति है अपेक्षित मान से भिन्न होती है, और ये भिन्नता जो है वो विकासी परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। तो आनुवांशिक साम्यता जो है उसमें भिन्नता, जैसे कि एक ही जीव संख्या में एलील की आवृत्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है उसका विकास होता है। तो यहाँ पे 5 घटक जो है वो हार्डे विनबर्ग की जो साम्यता है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये भी याद रखने हैं हमको। पहला है जीन पलायन या जीन प्रवाह, यानी जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी अनुवांशिक विचलन, अनुवांशिक पुनर्योगज तथा प्राकृतिक वरण। सो यहाँ पे है अनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक पुनर्योगज तथा प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारे जो 5 चीज़ें हैं ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो है वो अफेक्ट करती है। देखो क्या होता है कि जब जीव संख्या का स्थान जो है परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियाँ भी जो है वो बदल जाती हैं, और दोनों मौलिक इकाई और नई जीव संख्या जो है उसमें होता है, और नई समसृष्टियों में नई जीनें और अलीलें जोड़ दी जाती है, तो पुरानी समसृष्टि में ये घट जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो न्यू एलील्स और अगर जीन्स हम ऐड करें न्यू पॉपुलेशन में, तो ये पुराने वाले पॉपुलेशन से जो है वो हट जाएंगे। और अगर एक जीन फ्लो हो, ये जीन माइग्रेशन हो, या फिर हैपन्स ये बहुत मल्टीपल टाइम्स हो ना, तो सेम चेंज जो है वो अकर होता है बाय चांस, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यदि जीन स्थानांतरण बार बार होता है और तो जीन प्रवाह जो है वो संभव हो जाता है, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो पॉसिबल हो जाता है। सो कभी कभी क्या होता है कि ये जो चेंज है इन एलील फ्रीक्वेंसी, ये जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। तो मतलब पुरानी वाली से वो एकदम अलग हो जाते हैं, तो वो एक न्यू स्पीशीज़ जो है वो बना देते हैं। सो ये ओरिजिनल जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है ये फाउंडर बन जाते हैं, और इनको हम इस इफेक्ट को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट कहते हैं इसे हम। सो ये मौलिक अपवाहित समशिष्टियाँ संस्थापक बन जाती है, और इस प्रभाव को हम संस्थापक प्रभाव जो है वो कहते हैं। सो माइक्रोबियल एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंट जो है वो शो करते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन है जब सेलेक्टेड उसमें मिले हमको, तो ये यानी यहाँ पे लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्णन होता है, और परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप जो है वो यानी दृश्य प्रयोगों का आविर्भाव होता है, वो बनते हैं, न्यू फिनोटाइप जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो फ्यू जनरेशन्स के बाद ये जो है रिजल्ट करता है इनटू स्पेसिएशन, यानी नव प्रजाति जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है यहाँ पे। तो प्राकृतिक वर्ण वह क्रम है जिससे अधिक जीवन सम वंशानुगति विविधता को जनन के जो है वो अधिक अवसर मिलते हैं, और संतानें अधिक संख्या में जो है यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये हमें विश्वास दिलाता है कि उत्परिवर्तन या फिर युग्मकोत्पादन के दौरान का जो पुनर्योजन है या फिर जीन का अपवाह का परिणाम होता है, तो जीन आवृत्ति या फिर अलील का आगामी पीढ़ियों में जो है वो परिवर्तन होता है यहाँ पे। सो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो लीड करता है टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो ये हो जाएगा एक नेचुरल सिलेक्शन वाला, और एक डायरेक्शनल चेंज होता है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करते हैं वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, और एक होता है डिसरप्टिव जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करते हैं पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू को एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसके जो है हमको यहाँ पे 3 डायग्राम दे रखे हैं। सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल सिलेक्शन का ऑन डिफरेंट ट्रेड्स। पहला है स्टेबलाइजेशन का, ये है स्टेबलाइजिंग यानी इसका शिखर ऊंचा और सकरा होता है, और दूसरा जो है शिखर एक दिशा की ओर जो है सरकता है, यानी एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है उसकी तरफ पीक जो है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे उसकी जो इंडिविजुअल हैं वो उन्होंने एक जो मीन कैरेक्टर हैं उसको एक्वायर किया है, मोर इंडिविजुअल्स ने जो है उस मीन कैरेक्टर को एक्वायर किया है, तो ये डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो है डिसरप्टिव चेंज दे रखा है हमको, यानी विदारक लक्षणों पर प्राकृतिक वर्ण की जो है यहाँ पे दे रखी है। तो 2 यहाँ पे शिखर रूप है, यानी इन्होंने पेरिफेरल कैरेक्टर्स जो है वो
उसको एक्वायर किया है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।